बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट क्लास में P1 में स्टार्ट कर दिया था बायनॉमियल एक्सपेंशन। और अभी हमने वो एक्सपेंशंस देखी हैं जहाँ पे पहली टर्म जो है वो वन होती है। ठीक है। इसकी हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं और फिर सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सवाल कहता है कि भाई आपके पास जो है 1 + 3x² ओवर y होल थिंग रेज टू द पावर 6 है। सवाल कहता है कि फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ दिस एक्सपेंशन। ठीक है। तो सो फार जो हमने एक्सपेंशन का फॉर्मूला सीखा है, जहाँ पे पहली टर्म वन होती है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे शुरू की चार टर्म्स निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1 की पावर n यानी कि 1 की पावर 6 प्लस 6c1 मल्टीप्लाई बाय 3x² ओवर y होल थिंग इज रेज टू द पावर 1। फिर उसके बाद 6c2 मल्टीप्लाई बाय 3x² ओवर y का होल स्क्वायर प्लस 6c3 मल्टीप्लाई बाय 3x² ओवर y इसका होल क्यूब। और आगे बना देंगे डॉट 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 डॉट। इससे आगे जाने की नीड नहीं है बिकॉज वी नीड टू फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स ओनली। ठीक है बेटा। तो 6c1 आके बाद जो है वो 6 होता है। तो 1 + 6 टाइम्स 3x² ओवर y। फिर उसके बाद 6c2 क्या होता है भाई, 6c2 इज सपोज टू बी 15। तो इसका मतलब 15 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 3x² ओवर y का होल स्क्वायर यानी कि 9x की पावर 4 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। ठीक है। और फिर उसके बाद 6c3 इज सपोज टू बी 20। ठीक है। तो ये 20 टाइम्स व्हाट, भाई 3x² ओवर y का होल क्यूब। तो 3 का क्यूब होता है 27। तो ये 27 टाइम्स x की पावर 6 डिवाइडेड बाय y की पावर 3। सो फार हमने इस स्टेप तक किया और अब आखिर में हम क्या करेंगे, टर्म्स को पूरा इवेलुएट कर देंगे। तो 1 + व्हाट, 6 × 3x² ओवर y का मतलब 18x² डिवाइडेड बाय y हो जाएगा। और फिर उसके बाद 15 टाइम्स 9 क्या होता है भाई, 135 होता है। तो प्लस 135 टाइम्स x की पावर 4 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। और फिर उसके बाद 20 टाइम्स 27 क्या होता है भाई, 540। तो इसका मतलब 540 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 6 डिवाइडेड बाय y क्यूब। इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। शुरू की चार टर्म्स खाली मांगी गई थी, शुरू की चार टर्म्स जो है वो हमने निकाल ली। इस पॉइंट तक कोई मसला बताइए। ये क्लियर हो रहा है बेटा? आगे बढ़ूं? कोई स्टेप रिपीट करना है तो बताओ। उसके बाद एक और एग्जांपल लिखो। एक और एग्जांपल ये लिखो कि फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स, फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स in the expansion of in the expansion of 1 + 2x whole thing raised to the power 9, 1 + 2x whole thing raised to the power 9 in ascending powers of x। ठीक है। in ascending powers of x। ठीक है। और फिर उसके बाद लिखो कि use this expansion to find use this expansion to find the approximated value use this expansion to find the approximated value of 1.02 रेज टू द पावर 9। ये आपका सवाल है। तो हमने बेसिकली क्या करना है, 1 + 2x होल थिंग रेज टू द पावर 9 इसको एक्सपेंड करना है और शुरू की चार टर्म्स जो है वो हमने निकालनी है। ठीक है बेटा। तो 1 + 2x होल थिंग रेज टू द पावर 9 यानी कि 1 की पावर 9 प्लस 9c1 मल्टीप्लाई बाय 2x होल थिंग रेज टू द पावर 1। ठीक है। फिर उसके बाद प्लस 9c2 मल्टीप्लाई बाय 2x का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस 9c3 मल्टीप्लाई बाय 2x का होल क्यूब। आगे बना देंगे डॉट 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 डॉट। इससे आगे जाने की नीड नहीं है बिकॉज हमने बेसिकली क्या करना है, शुरू की चार टर्म्स निकालनी है। प्लीज काइंडली वीडियो ऑफ कर दें, वीडियो इज ओपन। तो पहले आ गया 1, फिर उसके बाद है 9 मल्टीप्लाई बाय
2x, फिर उसके बाद लिखें 9c2 इन योर कैलकुलेटर, तो ये हो गया 36। तो ये 36 मल्टीप्लाई बाय 4x² हो जाएगा बेटा, ठीक है। और फिर उसके बाद लिखें 9c3, तो ये 84 है। 84 मल्टीप्लाई बाय 2x का होल क्यूब, यानी कि 84 मल्टीप्लाई बाय 8x³। ठीक है बेटा, इसको इवेलुएट करो। तो ये हो गया 1 + 18x, फिर उसके बाद बेटा 36 मल्टीप्लाई बाय 4 किया, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो ये 144 हो गया, तो प्लस 144x²। और फिर उसके बाद 84 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो 672 है, तो 672x³। ये हमने बेटा क्या किया, शुरू की 4 टर्म्स निकाल ली। इससे आगे जाने की हमें कतई तौर पे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज शुरू की 4 टर्म्स खाली मांगी गई थी। इस पॉइंट तक बेटा कोई इशू बताओ, इस स्टेप तक कोई कंफ्यूजन? क्लियर हो रहा है? उसके बाद बेसिकली हमने क्या करना है, वी नीड टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फॉर 1.02 होल थिंग रेज़ टू द पावर 9। ठीक है बेटा, तो हम बेसिकली इस एक्सपेंशन को ना यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब आप बेसिकली ये देखो कि भाई आपके पास, आपने जिस चीज को एक्सपेंड किया है बेटा वो क्या है, 1 + 2x होल थिंग रेज़ टू द पावर 9। और आपने एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालनी है किसकी, 1.02 होल थिंग रेज़ टू द पावर 9। तो अगर साफ कंपैरिजन किया जाए तो हम कह सकते हैं कि भाई 1 + 2x विल बी इक्वेटेड विद 1.02। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताइए। तो हम ये देखना चाहेंगे कि x की वैल्यू क्या है, यानी कि 2x विल बी इक्वल टू 1.02 - 1, यानी कि x विल बी इक्वल टू 0.02 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि x बेटा आपके पास हो जाएगा 0.01। इस बात में कोई इशू? ये x की वैल्यू है, ठीक है। जो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को बेसिकली हम जो है वो एक्सपेंशन के अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जाके हमारे पास एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आएगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप x की वैल्यू को बेटा यहाँ पे पुट कर दें, 1 + 2x होल थिंग रेज टू द पावर 9, तो फिर आपके पास 1.02 की जो है, आई मीन 1.02 होल थिंग रेज टू द पावर 9 की एक एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू चाहिए, यानी कि इसकी जो एक्सपेंशन है, जो शुरू की 4 टर्म्स हमने निकाली हैं उसके अंदर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यानी कि हमने ये जो एक्सपेंशन निकाली, इसमें जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां 0.01 सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। तो इसकी वर्किंग मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ऑन टॉप, ठीक है। तो ये 1 + 18 टाइम्स 0.01 प्लस 144 मल्टीप्लाई बाय 0.01 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। और फिर उसके बाद प्लस 672 मल्टीप्लाई बाय 0.01 का होल क्यूब। तो ये पूरा इवेल्युएट कर लें, so that you can get an approximate value of 1.02 whole thing raised to the power 9। तो 1 + 18 टाइम्स 0.01 प्लस 144 टाइम्स 0.01 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद 672 टाइम्स 0.01 का होल क्यूब। तो ये आ रहा है 1.195072। दिस इज सपोज टू बी योर आंसर। ये आपके पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। और अगर 1.02 होल थिंग रेज टू द पावर 9 की एक्चुअल वैल्यू देखनी हो तो वो पूरा पुट करें कैलकुलेटर में, तो 1.1950925269 तक आ रहा है। इस तरह करके जो पूरी एक वैल्यू आ रही है और कैलकुलेटर, वो एक्चुअल वैल्यू है, ये वाली अप्रोक्सीमेटेड है। तो अप्रोक्सीमेटेड मांगी गई है, इसका मतलब एक्सपेंशन इस्तेमाल की जाएगी। ये बात समझ आ रही है बेटा, बताइए, यहाँ तक कोई इशू? उसके बाद बेटा हम सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक्सपेंशन में जो है वो पहली टर्म जो है बेटा वो 1 के अलावा कुछ और होगी। अच्छा जी, अब बेटा हम एक्सपेंशन देखेंगे किस चीज की, a + b होल थिंग रेज टू द पावर n की, जहां पे हमारे पास पहली टर्म जो है वो 1 के अलावा कुछ और होगी। सो फार हमने देखी थी एक्सपेंशन किस चीज की, 1 + b होल थिंग रेज टू द पावर n, और पिछली क्लास में मैंने इसका डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट वगैरह समझा दिया था। अब हम देख रहे हैं कि भाई a जो है वो 1 के अलावा कुछ और होगा, यानी कि पहली टर्म जो है वो 1 के अलावा कुछ और होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम एक फॉर्म सीख रहे हैं किस चीज की, a + b होल थिंग रेज टू द पावर n की। तो इसके जो पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ वो साथ साथ लिखो। सबसे पहला पॉइंट क्या, कि a इज नॉट इक्वल टू 1।
ए जो है बेटा वो 1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि पहली टर्म जो है वो 1 के अलावा कुछ और होगी। ठीक है बेटा। उसके बाद एक पॉइंट लिखो ये कि देर आर n प्लस वन टर्म्स एज यू ऑलरेडी नो। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे n जो है यानी कि द पावर ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन, n इज बेसिकली अ पॉजिटिव इंटीजर। P1 में जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वहां पे n विल बी अ पॉजिटिव इंटीजर। जहां पे n विल बी अ पॉजिटिव इंटीजर देयर विल बी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। और वो कितनी टर्म्स होंगी एक पर्टिकुलर एक्सपेंशन में? n प्लस वन टर्म्स। मिसाल के तौर पे n अगर 4 है तो कंप्लीट एक्सपेंशन करोगे तो 5 टर्म्स आ जाएंगी। ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। सो यहाँ पे भी यही होगा, देर आर n प्लस वन टर्म्स। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे बेसिकली क्या है देखो कि आपके पास जिस तरह मैंने पिछली क्लास में लिखाया था कि जब वन प्लस बी होल थिंग रेज टू द पावर n की एक्सपेंशन है, तो जो दूसरी टर्म होती है ना, यानी कि पहले जो हमने एक्सपेंशन देखी 1 + b होल थिंग रेज टू द पावर n की, तो जो दूसरी टर्म b है उसकी पावर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि पावर्स स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट एंड गो अप टिल द हाईएस्ट, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोइंग अप टिल n। तो जो दूसरी टर्म जो होती है बेसिकली, जो दूसरी टर्म होगी उसमें आपके पास क्या होगा, द पावर्स विल बी इन असेंडिंग ऑर्डर। और अब क्योंकि पहली टर्म 1 के अलावा कुछ और है, तो पहली टर्म की जो पावर्स होती हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होती हैं। ठीक है बेटा। तो अपने पास एक की पॉइंट लिखो कि द पावर्स ऑफ ए आर इन ascending order। मतलब कि स्टार्टिंग फ्रॉम n एंड गोइंग टुवर्ड्स 0, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ हाईएस्ट पावर एंड गोइंग अप टिल द लोवेस्ट पावर, while the powers of b are in ascending order, while the powers of b are in ascending order। ठीक है बेटा। मतलब कहने का ये है कि जब a प्लस बी होल थिंग रेस टू द पावर n है, तो जो दूसरी टर्म है बेटा b, उसमें क्या है, पावर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो मैं कह सकता हूं कि पावर्स ऑफ b जो है वो, चूंकि वो असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि दे विल स्टार्ट फ्रॉम लोवेस्ट एंड गो अप टिल द हाईएस्ट, यानी कि 0 से स्टार्ट होगी और n तक जो है वो जाएगी। तो इसको हम कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर है ये। क्या है बेटा ये? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, लेकिन जो पहली टर्म है, अब चूंकि वो पहली टर्म 1 के अलावा कुछ और है, इसीलिए अब यहाँ पे ये वाली डिटेल आ रही है आपके पास। तो पहली टर्म क्या है बेटा? a। और a जो है वो 1 के अलावा कुछ और है, a इज नॉट इक्वल टू 1। 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, वो कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है और वो कोई एल्जेब्रिक टर्म भी हो सकती है। वो x हो सकता है, y हो सकता है, वो x² हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो 1825 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता बस। ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, द पावर्स ऑफ a जो है वो हमारे पास दे आर इन ascending ऑर्डर, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम n, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ हाईएस्ट पावर एंड गोइंग अप टिल द लोएस्ट पावर, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम n एंड गोइंग टुवर्ड्स 0, यानी कि ascending ऑर्डर। ascending ऑर्डर। इतना कॉपी कर लिया बेटा? बताइए, तो फिर मैं आगे लिखूँ। और इसकी जब एग्जांपल्स में आएंगे तो बात आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। उसके बाद बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट है, वो लिखो। एडमिट कर दूं स्टूडेंट्स को। एक की कॉन्सेप्ट बेटा इंपॉर्टेंट ये है कि द सम ऑफ द पावर्स ऑफ ए, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ ए एंड बी, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ ए एंड बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन ईच टर्म, in each term of the expansion is always equal to n। In each term of the expansion, in each term of the expansion is always equal to n। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल्स के साथ, लेकिन पहले ये पॉइंट लिखो कि द सम ऑफ द पावर्स ऑफ a and b in each term of the expansion is
ऑलवेज इक्वल टू एन। सिलसिला क्या है कि जब हमारे पास a प्लस बी होल थिंग रेज टू द पावर n की जब हमारे पास एक्सपेंशन है, तो इसको बेटा एक्सपेंड किस तरह करेंगे? इसको जिस तरह एक्सपेंड करेंगे वो मैं आपको पहले फॉर्मूला लिखवा दूं। पहले क्या आएगा बेटा, a की पावर n, यानी कि फर्स्ट टर्म इज रेज टू द पावर n। उसमें भी यही था, जब पहली टर्म हमारे पास 1 थी तो 1 की पावर n से ही हम स्टार्ट करते हैं ना। यहाँ पे जब पहली टर्म 1 के अलावा कुछ और है, यहाँ पे भी यही होगा कि पहली टर्म विल बी रेज टू द पावर n। a की पावर n प्लस NC1 मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर 1 प्लस NC2 मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर n-2 मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर 2 प्लस NC3 मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर n-3 मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर 3। और इसी तरह हमारे पास बहुत सारी टर्म्स आ जाएंगी। n तो अभी पता ही नहीं है, n तो अल्लाह जानता है क्या है, n तो 1825 भी हो सकता है, ठीक है ना। बीच में कोई स्पेसिफिक टर्म आ जाएगी जिसको हम कह देंगे NCR मल्टीप्लाई बाय a की पावर n-r मल्टीप्लाई बाय b की पावर r। और इस तरह बीच में और टर्म्स भी आ जाएंगी। और फाइनली लास्ट टर्म क्या हो जाएगी बेटा, b रेज टू द पावर n। ये इसका एक्सपेंशन का फॉर्मूला है। और यहाँ पे अगर आपको स्पेसिफिक टर्म निकालनी हो तो बेटा स्पेसिफिक टर्म निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, टर्म r+1, यानी कि टर्म के नीचे सबस्क्रिप्ट r+1, जिस तरह पिछली क्लास में हमने देखा था कि 1 प्लस बी होल थिंग रेज टू द पावर n की जो एक्सपेंशन है उसमें अगर स्पेसिफिक टर्म निकालनी होती थी तो टर्म r+1 यानी कि t के नीचे छोटा सा सबस्क्रिप्ट r+1 इज इक्वल्स टू NCR मल्टीप्लाई बाय b की पावर r। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, टर्म r+1 इज इक्वल्स टू NCR मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर n-r मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर r। ये जो है वो स्पेसिफिक टर्म निकालने का फॉर्मूला है। अब ये जो की पॉइंट बेटा यहाँ पे लिखवाया है मैंने कि द सम ऑफ द पावर्स ऑफ a एंड b इन ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज ऑलवेज इक्वल टू n। मिसाल के तौर पे आप ये उठाओ NC1 से रिलेटेड जो पूरी टर्म है, a की पावर क्या है बेटा, n-1 एज यू कैन सी, और b की पावर क्या है बेटा, 1 है। तो इसका सम करो तो बेटा ये n के बराबर आता है। मिसाल के तौर पे NC2 की टर्म उठाओ, NC2 की टर्म उठाओगे तो a की पावर क्या है बेटा, n-2 है, और b की पावर क्या है बेटा, 2 है। तो ये n के बराबर आ रहा है। द सम ऑफ द पावर्स ऑफ a एंड b इन ईच एक्सपेंशन इज ऑलवेज इक्वल टू n। अब मिसाल के तौर पे पहली टर्म अगर आप उठाओ, अब आपको इस बात का बेटा अच्छी तरह इल्म है, पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि पहली टर्म जो हमारे पास होती है वो एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग इट इज NC0। इस बात से एग्री करते हैं? और NC0 बेटा हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे बेसिकली दूसरी टर्म है ही नहीं, मतलब जो पहली टर्म है a की पावर n, वहां पे b एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना बेटा। जब b एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो b की पावर इज इक्वल टू 0, बिकॉज एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना बेटा। तो कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग ये जो a की पावर n की जो टर्म है, जो कि इस एक्सपेंशन की सबसे पहली टर्म है, ये बन किस तरह रही होगी, NC0 मल्टीप्लाई बाय a की पावर n-0 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 0। अब चूंकि NC0 इज इटसेल्फ इक्वल्स टू 1, ये बात भी हमने पिछली क्लास में देख ली थी। और a की पावर n-0 बोलूं या a की पावर n बोलूं, एक ही बात है। और b की पावर 0 बोलूं या जस्ट 1 बोलूं, बिकॉज एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, n-0 प्लस 0 जो कि n के बराबर। वही बात हमारी हो गई साबित कि द सम ऑफ द पावर्स ऑफ a एंड b इन ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू n। यही सेम चीज किस तरह हो रही होगी, सबसे आखिरी वाली टर्म में हो रही होगी, b की पावर n में। क्योंकि कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग ये जो सबसे लास्ट टर्म है ऑफ दिस एक्सपेंशन b की पावर n, ये कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग आया किस तरह होगा, NCn करके। और NCn भी बेटा 1 के बराबर होता है। तो NCn मल्टीप्लाई बाय a की पावर n-n मल्टीप्लाई बाय b की पावर n। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? बताइए। तो यहाँ पे भी अगर आप a और b की पावर्स को देखो, उनका सम करो तो वो n के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो ये इस पॉइंट का मतलब है कि द सम ऑफ द पावर्स ऑफ a एंड b इन ईच एक्सपेंशन
इन ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज ऑलवेज इक्वल टू n। सो फार हमने ये देखा। ठीक है बेटा, तो ये मैं जरा इरेज कर रहा हूँ चीजों को और पूरा फोकस रखें सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर, और पहले हम कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है बेटा, अब मिसाल के तौर पे आपसे कहा जाए कि भाई अल्लाह आपका भला करे 2 + 3x होल थिंग रेस टू द पावर 4, इसको भाई पूरा एक्सपेंड करके दिखाओ। तो पहले आप कहोगे भाई कि चूंकि पावर बेटा 4 है, तो देर विल बी n+1 टर्म्स, यानी कि 4+1 टर्म्स, यानी कि 5 टर्म्स होंगी इन द एक्सपेंशन। तो बेटा इसको एक्सपेंड किस तरह करेंगे, 2 की पावर 4 प्लस 4c1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 - 1, यानी कि 2 की पावर 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3x होल थिंग रेस टू द पावर 1 प्लस 4c2, और फिर उसको मल्टीप्लाई करा देंगे विद 2 की पावर 4 - 2, यानी कि 2 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3x होल थिंग रेस टू द पावर 2 प्लस 4c3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 - 3, यानी कि 2 की पावर 1। ठीक है बेटा, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3x होल थिंग रेस टू द पावर 3। अब 4c4 की जो टर्म लिखनी है, उसकी जगह आप 3x होल थिंग रेस टू द पावर 4 पूरा लिख सकते हो, बिकॉज आपको पता है NCN 1 के ही बराबर होता है। तो अब आप देख सकते हैं बेटा कि पहली टर्म जो है यहाँ पे 2 जो है वो किसके बराबर है, बेसिकली a के बराबर है। तो उसकी पावर्स बेटा क्या हो रही हैं, उसकी पावर एक हाईएस्ट नंबर से स्टार्ट हो रही है, n से स्टार्ट हो रही है, एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स 0। आप देख सकते हो कि पहले 2 की पावर 4 है, फिर उसके बाद 2 की पावर 3 है, फिर 2 की पावर 2 है, फिर 2 की पावर 1 है, और इस तरह आखिर में 2 की पावर 0 है, जो कि लिखा हुआ ही नहीं है, क्योंकि एनी नंबर रेस टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। यानी कि पावर्स ऑफ ए आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, स्टार्टिंग फ्रॉम n एंड गोइंग टुवर्ड्स 0। ये बात समझ आ रही है बेटा? और अगर b की बात करें, b किसके बराबर है बेटा, b जो है वो 3x के बराबर है। सो पावर्स ऑफ b आर इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोइंग टुवर्ड्स n। ठीक ना बेटा? एज यू कैन सी कि पहली टर्म में 3x होल थिंग रेज़ टू द पावर होगा 0, बिकॉज वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, x यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। फिर उसके बाद 3x की पावर 1 है, फिर उसके बाद 3x की पावर 2 है, फिर उसके बाद 3x की पावर 3 है, और फिर फाइनली 3x की पावर 4 है। और ये बात भी हमारी प्रूव हो गई कि द सम ऑफ द पावर्स ऑफ a एंड b इन ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज ऑलवेज इक्वल टू n। यहाँ पे अगर आप देखो तो 3+1 क्या हो गया बेटा, 4 हो गया। 2+2 क्या हो गया बेटा, 4 हो गया। 1+3 क्या हो गया, 4 हो गया। और यहाँ पे जस्ट 4 है, और यहाँ पे जस्ट 4 है। ये बात समझ आ रही है बेटा? एनी इशू विद दिस, बताइए। तो अब हम इसको इवेलुएट करें और अपना फाइनल आंसर लिखें। दिस क्लियर बेटा? एनी इशू विद दिस? इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ बेटा विद ब्लैक पेन। ठीक है बेटा, तो पहले 2 की पावर 4 लिखा कैलकुलेटर में, जो कि 16 के बराबर होता है। फिर उसके बाद 4c1, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 है, तो बेटा 96। और चूंकि x भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो 96 टाइम्स x की पावर 1। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद 4c2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, ये लिखा कैलकुलेटर में, तो ये आ रहा है 216। तो बेटा ये पॉजिटिव 216 x² हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लिखेंगे 4c3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 होल थिंग रेज़ टू द पावर 3, मतलब कि 3 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो अगेन ये 216 हो गया। लेकिन ये एक्स क्यूब के साथ है बेटा, तो ये 216 टाइम्स एक्स क्यूब हो जाएगा। और फाइनली लास्ट टर्म जो कि 3x होल थिंग रेज़ टू द पावर 4 है, तो बेटा ये 81 टाइम्स x की पावर 4 हो जाएगा। कितनी टर्म्स दिख रही हैं बेटा, 5 टर्म्स दिख रही हैं। ये हमने इसकी कंप्लीट एक्सपेंशन कर दी। व्हेन द पावर इज 4, सो द टर्म्स विल बी 4+1, यानी कि 5+1। ये बात समझ आ रही है बेटा? बताइए जरा जल्दी से, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। तो अब मैं ऐसी कुछ और एग्जांपल्स पर आता हूँ। कुछ एग्जांपल्स जो है बेटा वो देख लेते हैं। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल दूं करने को कि फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। देखो अपने पास, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x - 3 होल थिंग इज रेज टू द पावर 5। ठीक है बेटा, शुरू की 4 टर्म्स निकालनी है आपने। सुनना जरा बात और से। तो अब
करेंगे क्या बेटा, वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो भी हमने आज सीखा है। ठीक है, तो पहले क्या हो जाएगा बेटा, पहली टर्म होल थिंग रेस टू द पावर 5 यानी कि 2x होल थिंग रेस टू द पावर 5 प्लस 5c1 मल्टीप्लाई बाय 2x होल थिंग रेस टू द पावर 5 माइनस 1 यानी कि 2x होल थिंग इज रेस टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -3 होल थिंग रेस टू द पावर 1। बिकॉज दूसरी टर्म क्या है बेटा, जो दूसरी टर्म जो आती है वो अपनी साइन समेत आती है ना, तो दूसरी टर्म -3 है, तो -3 होल थिंग रेस टू द पावर 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 5c2 मल्टीप्लाई बाय 2x होल थिंग रेस टू द पावर 5 माइनस 2 यानी कि 2x का होल क्यूब हो जाएगा बेटा, एंड मल्टीप्लाई बाय -3 का होल स्क्वायर प्लस 5c3 मल्टीप्लाई बाय 2x होल थिंग रेस टू द पावर 5 माइनस 3 यानी कि 2x होल थिंग रेस टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -3 का होल क्यूब। और इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, कोई होशियार अगर इससे आगे जा रहा है तो अपना वक्त जाया कर रहा है। हमारी जिंदगी में इतना टाइम नहीं है। सवाल ने कहा है कि फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ओनली। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगर कोई आगे की वर्किंग भी कर दोगे तो कोई एक्स्ट्रा मार्क मिलने का है नहीं ना, तो क्यों करने वेस्ट टाइम। तो फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ओनली। ठीक है बेटा, तो 2 की पावर 5 क्या होता है बेटा, 32 होता है, तो पहली टर्म क्या हो जाएगी, 32 टाइम्स x की पावर 5। फिर उसके बाद बेटा क्या है, 5c1, तो बेटा 5c1 क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2x होल थिंग रेस टू द पावर 4 यानी कि 16 x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद 5c2, दिस इज सपोज टू बी हाउ मच, दिस इज 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 8x³ मल्टीप्लाई बाय -3 का होल स्क्वायर है यानी कि ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 9। फिर उसके बाद 5c3 बेटा 10 होता है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय क्या चीज, 2x का होल स्क्वायर है बेटा, तो ये 4x² मल्टीप्लाई बाय -3 का होल क्यूब जो कि -27 होता है। ठीक है, और फिर एंड में सब टर्म्स को इवेलुएट कर लेते हैं पूरा पूरा। तो बेटा ये क्या हो गया आपके पास, 32 टाइम्स x की पावर 5, फिर उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय -3, यानी कि जो कुछ कैलकुलेटर में लिख सकते हैं वो लिखेंगे ना, जो नंबर्स कैलकुलेटर में लिख सकते हैं वो लिखेंगे। तो 5 × 16 × -3 क्या हो गया बेटा, -240, यानी कि -240 टाइम्स x की पावर 4। ठीक हो गया, और फिर उसके बाद लिखें कैलकुलेटर में 10 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9 यानी कि 720, तो 720 x³ हो गया बेटा। ठीक है, 720 x³ हो गया, और फिर उसके बाद बेटा कैलकुलेटर में लिखना है 10 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय -27, और ये x² से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लास्ट टर्म हो जाएगी -1080 टाइम्स x²। दिस इज सपोज टू बी और फाइनल आंसर। ये आपकी शुरू की 4 टर्म्स हो गई, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो अब सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अगली एग्जांपल देखो बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स in the expansion of x plus 1 over x square whole thing is raised to the power 6। ठीक है बेटा, इसकी शुरू की 4 टर्म्स निकालनी है आपने। ठीक है, तो अब वही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी कि x की पावर 6 हो गया प्लस 6c1 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 5 हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई बाय 1/x² होल थिंग इज रेज टू द पावर 1। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद +6c2 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/x² का भी होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद 6c3 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 6 - 3 यानी कि x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/x² का भी होल क्यूब। ठीक है बेटा, ये आपकी शुरू की 4 टर्म्स हो गई। इनको अब हम इवेलुएट करते हैं और टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक हो गया, यानी कि पहले आपके पास जो है वो x की पावर 6 है, फिर उसके बाद 6c1 बेटा 6 के बराबर होता है, तो 6 लिखा आपने, यानी कि 6x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/x² है, यानी कि 6x की पावर 5 डिवाइडेड बाय x²। आखिर में हम अगले स्टेप में टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो स्टेप वाइज काम कर लेते हैं। फिर उसके बाद 6c2 लिखा बेटा, तो ये 15 के बराबर होता है, तो +15 मल्टीप्लाई बाय वॉट, x की पावर 4 अपॉन x² का होल स्क्वायर हो रहा है ना, यानी कि अपॉन x की पावर 4 हो गया। और फिर उसके बाद 6c3 कितना होता है बेटा, ये होता है 20।
तो 20 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन यानी कि एक्स की पावर 6। इसका मतलब एक्स की पावर 6 आ जाएगा नीचे। ठीक है बेटा, शुरू की 4 टर्म्स निकालनी है, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आखिरी स्टेप में हम टर्म्स को सिंप्लीफाई करा लेते हैं। तो ये मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ऊपर विद ब्लैक पेन। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा? पहले आ गया एक्स की पावर 6, फिर उसके बाद 6x की पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, यानी कि ये 6x³ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इंडाइसिस। ठीक है, और फिर उसके बाद 15 आ जाएगा एज अ कांस्टेंट टर्म, और फिर उसके बाद 20x³ डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 6, यानी कि इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 20x की पावर 3 - 6, यानी कि -3, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं 20/x³। तो इस तरह भी आंसर छोड़ दो, कोई मसला नहीं, कंप्लीटली फाइन। या फिर इस तरह छोड़ दो, एक्स की पावर 6 प्लस 6x³ प्लस 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाय x³। ये आपकी शुरू की 4 टर्म्स हो गई ऑफ दिस एक्सपेंशन। जस्ट क्लियर बेटा? कोई स्टेप रिपीट करने की जरूरत है तो काइंडली बताएं। अब बेटा हम एक काम करते हैं, जहां पे जिस एक्सपेंशन को भी हम देख रहे हैं, जहां पे पहली टर्म बेटा 1 के अलावा कुछ और है, यहाँ पे हम स्पेसिफिक टर्म्स निकालने वाली एग्जांपल करते हैं अब। ठीक है बेटा, ये वर्किंग मैं इरेज कर रहा हूँ, नहीं कॉपी की तो बता देना, इरेज होने के बाद भी आ जाएगी। तो एग्जांपल लिखो अपने पास, फाइंड द सेवेंथ टर्म, फाइंड द सेवेंथ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, फाइंड द सेवेंथ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 2 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 होल थिंग इज रेज टू द पावर 11। ठीक है, हमने क्या करना है बेटा? सेवेंथ टर्म निकालनी है। अब स्पेसिफिक टर्म निकालने का बेटा फॉर्मूला आपने सीखा कि टर्म r+1 इज इक्वल टू NCR मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर n-r मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर r। अब ये जो टर्म r+1 है, तो बेटा ये r+1 इज बेसिकली अ सबस्क्रिप्ट, यानी कि t के नीचे छोटा सा सबस्क्रिप्ट लिखा होगा r+1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई r+1 को हम कंपेयर कर देंगे विद 7, यानी कि अगर आपने सेवेंथ टर्म ऑफ द बायनॉमियल एक्सपेंशन निकालनी हो, आप क्या बोलोगे? यार आप निकालो टर्म 7, यानी कि t के नीचे छोटा सा सब्सक्रिप्ट हो जाएगा 7। इस बात से एग्री करते हैं? तो हमें अभी बेटा यहाँ पे n पता है, हमें यहाँ पे a पता है, हमें b पता है, हमें क्या नहीं पता? हमें r नहीं पता। यानी कि अगर आपको अभी स्पेसिफिक टर्म निकालनी हो तो आप क्या बोलोगे? टर्म r+1 इज इक्वल टू 11CR मल्टीप्लाई बाय, जो पहली टर्म है बेटा वो क्या है? 2 है, तो 2 रेज टू द पावर 11 - r मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर ओवर 2 होल थिंग रेज टू द पावर r। हमें n पता है, हमें a पता है, हमें b पता है, हमें r नहीं पता। तो r+1 को बेटा इक्वेट कर देंगे विद 7, बिकॉज वी नीड टू फाइंड द सेवेंथ टर्म ऑफ द बायनॉमियल एक्सपेंशन। और वो टर्म बेसिकली कौन सी होती है? r+1 होती है, as we have discussed in the last class as well. So r+1 will be compared with 7, therefore r will be equal to 6। यानी कि अगर सेवेंथ टर्म निकालनी हो बेटा तो r की जगह आपको 6 पुट करना पड़ेगा। इस बात से एग्री करते हैं? ठीक है बेटा। बेटा ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है ये वैसे फॉर्मूला शीट में होगा दिया हुआ, लेकिन बेहतर है कि इसको याद कर लो, सच डैट के बेटा फॉर्मूला शीट देखने की जरूरत ना पड़े। एग्जाम में जब सामने होगी फॉर्मूला शीट तो एक एक्स्ट्रा एज हासिल होगा, लेकिन जब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम घर पे बैठ के जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये याद होना चाहिए। मतलब ये चीज स्पेसिफिकली, ये मैं स्पेसिफिक टर्म की बात कर रहा हूँ, एक कंप्लीट जो एक्सपेंशन होती है उसका फॉर्मूला आपके पास फॉर्मूला शीट में अवेलेबल होता है। ठीक है बेटा, तो अप्रोच आपकी थ्रू आउट आइदर AS और A2, अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए कि प्रैक्टिस ऐसी करो कि भाई फॉर्मूला शीट्स देखने की जरूरत ना पड़े। एग्जाम में जब चीज अवेलेबल होगी सामने तो एक एक्स्ट्रा एज हासिल हो जाता है। ठीक है, तो r विल बी इक्वल टू 6। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे? r की जगह 6 पुट कर देंगे, यानी कि हम कहेंगे कि भाई अगर आपने सेवेंथ टर्म निकालनी है तो टर्म 7 का मतलब टर्म 6+1। एग्रीड? r जो है बेटा वो 6 के बराबर हो जाएगा, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 11C6 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 11 - 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर ओवर 2 होल थिंग इज रेज टू द पावर 6। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? बताइए जरा, लिख के बता दें जल्दी से। 11C6, दिस इज सपोज टू बी 462, तो 462 मल्टीप्लाई बाय व्हाट?
टू की पावर 11 माइनस सिक्स, जो कि क्या होता है बेटा, टू की पावर होती है 5, यानी कि टू की पावर 5 इज इक्वल टू 32। तो यहाँ पे मैंने 32 लिख दिया। और एक्स स्क्वायर ओवर टू होल थिंग रेस टू पावर 6 है, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2 टाइम्स 6, यानी कि एक्स की पावर 12 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6। बेटा 2 की पावर 6 क्या होता है, 64 होता है। अब आप क्या करें, पुट कर दें उन टर्म्स को इन योर कैलकुलेटर, जो कि कैलकुलेटर में लिखी जा सकती हैं। यानी कि 462 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइडेड बाय 64। ठीक है बेटा, तो 231 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 12, दिस इज सपोज टू बी योर आंसर। दिस इज बेसिकली द सेवेंथ टर्म ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? कोई स्टेप रिपीट करना है तो बताओ। ये क्लियर हो रहा है बेटा? अब मैं आपको एक और एग्जांपल करने को दूं, बताइए प्लीज। मिसाल के तौर पे मैं अगर एक एग्जांपल बना दूं आपके सामने, लेट्स से 3x प्लस 2/x² होल थिंग रेस टू पावर 8 है। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग यहाँ पे जब पूरी एक्सपेंशन होगी तो बेटा कितनी टर्म्स होंगी, 9 टर्म्स होंगी। देयर विल बी टोटल 9 टर्म्स। मैं आपसे बोलूँ कि फाइंड द फोर्थ टर्म एंड द फिफ्थ टर्म। शाबाश, सुकून से अटेम्प्ट करो, टेक योर टाइम। इसको डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जिस तरह मैंने बेटा पूरा तरीका सिखाया है ना, उस तरह इसको अटेम्प्ट करो। यू ओनली नीड टू फाइंड द स्पेसिफिक टर्म्स, पूरी एक्सपेंशन करने की हाजत नहीं है। ठीक है, यू नीड टू ओनली फाइंड द फोर्थ टर्म एंड द फिफ्थ टर्म। शाबाश, सुकून से अटेम्प्ट करें, टेक योर टाइम, और फिर उसके बाद वर्किंग मुझे इनबॉक्स में सेंड करें। मैं पूछता हूँ नवाइल, ठीक है? कर लोगे खुद से आप लोग? बताओ जरा। बिल्कुल उसी तरह करना है जिस तरह मैंने ये वाली एग्जांपल आपके सामने की है। हम r+1 को कंपेयर कर देंगे विद 4 और 5। ठीक है बेटा, फोर्थ टर्म निकालनी होगी तो r3 पुट कर देंगे। फिफ्थ टर्म निकालनी होगी, फिफ्थ टर्म अगर निकालनी होगी तो r4 पुट कर देंगे। बेटा कैमरा ऑफ कर दो। अगर सही से पढ़ना है ना बेटा, जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो पढ़ने में, तो क्लास भले अटेंड करो, आपके लिए ही क्लास है। हरकतें करनी है तो बेटा कहीं और चले जाओ। ठीक है, कैमरे ऑफ रखो अपने। पूछता हूँ बेटा नवाइल, तो बेटा ये एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हमें जो है फोर्थ और फिफ्थ टर्म निकालनी है। ठीक है बेटा, जब हमें ये पता है कि स्पेसिफिक टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है टर्म r+1 इज इक्वल टू NCr मल्टीप्लाई बाय a की पावर n-r मल्टीप्लाई बाय b की पावर r। हमें n पता है, हमें a पता है, हमें b पता है, लेकिन अभी हमें r नहीं पता। अभी हमें r नहीं पता। ठीक है बेटा, तो पहले आपने निकालनी है फोर्थ टर्म। तो टर्म फोर को कंपेयर कर रहे हैं विद टर्म r+1, यानी कि कंपैरिजन करें तो साफ पता चलता है कि r+1 विल बी इक्वल टू 4, यानी कि r विल बी इक्वल टू 3। तो अगर आपने फोर्थ टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन निकालनी हो तो बेटा r की जगह 3 पुट करेंगे। ठीक है बेटा, तो स्पेसिफिक टर्म निकाल लेंगे। n जो है बेटा हमारे पास 8 है, r जो है वो 3 है। इसका मतलब 8c3 मल्टीप्लाई बाय 3x होल थिंग रेस टू पावर 8-3 मल्टीप्लाई बाय 2/x² होल थिंग क्यूब, यानी कि होल थिंग रेस टू पावर 3। तो 8c3 लिखें बेटा कैलकुलेटर में, ये 56 आ रहा है। तो 56 मल्टीप्लाई बाय क्या चीज, 3x होल थिंग रेस टू पावर 8-3 है, यानी कि 3 की पावर 5 लिखा कैलकुलेटर में, तो ये 243 आ रहा है। तो ये 243 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 5। ठीक है, एंड देन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किस चीज से, 2/x² का होल क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब होता है बेटा 8 डिवाइडेड बाय x की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये 56 मल्टीप्लाई बाय 243 मल्टीप्लाई बाय 8, ये लिखा इन योर कैलकुलेटर। तो ये 108864 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 6। तो बेटा ये हो जाएगा 108864 डिवाइडेड बाय एक्स। दिस विल बी योर आंसर। दिस इज बेसिकली द फोर्थ टर्म ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन। इस बात में बेटा कोई इशू बताइए? 108864/x, दिस इज सपोज टू बी योर आंसर। इस तरह भी लिख सकते हो, या फिर 108864 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर -1। ठीक है बेटा, इस तरह भी लिखा जा सकता है। और फिर अगर फिफ्थ टर्म निकालनी हो तो बेटा क्या करेंगे, r+1 को इक्वेट कर देंगे विद 5, यानी कि r की जगह 4 पुट कर देंगे, यानी कि 8c4 मल्टीप्लाई बाय 3x होल थिंग रेज टू द पावर
8 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय क्या चीज, 2/x² होल थिंग इज रेज टू द पावर 4। तो बेटा 8c4 क्या होता है, 8c4 दिस इज सपोज टू बी व्हाट 70। तो 70 मल्टीप्लाई बाय क्या चीज, 3x होल थिंग रेज टू द पावर 8 माइनस 4 यानी कि 3x होल थिंग रेज टू द पावर 4। तो बेटा 3 की पावर 4 क्या हो गया 81। तो ये 81 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 8 हो जाएगा, बिकॉज x की पावर 2 टाइम्स 4 है। सो 2 की पावर 4 इज बेसिकली 16 और 16 डिवाइडेड बाय x की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है बेटा, और फाइनली टर्म्स को पुट कर देंगे और कैलकुलेटर, 70 मल्टीप्लाई बाय 81 मल्टीप्लाई बाय 16 ये हो गया 90720 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 8 है बेटा। तो ये 90720 डिवाइडेड बाय x की पावर 4, दिस विल बी योर आंसर। ये बात समझ आ रही है? एनी इशू विद दिस? कोई स्टेप रिपीट करना है तो काइंडली बताओ। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो स्पेसिफिक टर्म्स रिलेटेड बेटा जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, अब मैं वो कराता हूँ आपको उसकी कुछ एग्जांपल्स। ये सिंपल चीजें जहां पे आपसे पूछा कि सेवेंथ टर्म निकालो, एट टर्म निकालो, फोर्थ टर्म निकालो, फिफ्थ टर्म निकालो, अब इसको किस तरह मजीद कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है, ये जरा देखते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स कराता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है बेटा, ये पूरी वर्किंग रेस कर रहा हूँ, नहीं कॉपी की तो बता देना। हाँ, एक एग्जांपल लिखो आप लोग कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 1/x⁻15, find the coefficient of 1/x⁻15 in the expansion of 2x minus 1/x² whole thing is raised to the power 12। ये बड़ा सवाल है, ये सवाल अपने पास लिखिए पहले। सर इस सेशन में कंप्लीट कवर हो जाएगा टॉपिक? जी बस इसके कॉन्सेप्ट तो सारे कवर हो ही गए। इसमें वो एग्जाम्पल कराना बाकी जिसमें एन अननोन होता है, लेकिन उससे पहले मैं हैंड आउट स्टार्ट करवा दूंगा अगली क्लास में। जो इसके जो 5 पेपर्स का हैंड आउट है वो एन जहाँ पे अननोन होता है वो स्पेसिफिक सवाल बस कराने बाकी है। बाकी तो इस टॉपिक में कुछ है ही नहीं। एक क्लास हमारी पिछली हो चुकी है, एक क्लास आज की है, हैंड आउट की मैक्सिमम प्रैक्टिस है फिर 5 पेपर के। ठीक है बेटा, सवाल कहता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 1/x⁻15 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस 1/x² होल थिंग रेज टू द पावर 12। ठीक है बेटा, तो जब आपने निकालना है द कोफिशिएंट ऑफ 1/x⁻15 यानी कि यू नीड टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -15। एक ही बात हो गई। ठीक है बेटा, अच्छा अब सीन ये है कि भाई आपको पता है स्पेसिफिक टर्म निकालने का फॉर्मूला है टर्म r+1 इज इक्वल टू NCR मल्टीप्लाई बाय a की पावर n-r मल्टीप्लाई बाय b की पावर r। हमें n पता है, हमें a पता है, हमें b पता है, हमें क्या नहीं पता, हमें r नहीं पता। और चूंकि अभी सवाल ऐसा है कि सवाल ये नहीं कह रहा कि भाई कोई खुसूसी टर्म निकालो, यानी कि एट्थ टर्म, इलेवेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म, ये भी नहीं कह रहा, तो हम फौरन से आर देख भी नहीं सकते। अब यहाँ पे असल चीज है आर की वैल्यू निकालना। एक बार वो आर की वैल्यू निकाल लोगे फिर तो आपका काम बहुत आसान है ना, एग्रीड और नॉट? असल चीज है यहाँ पे आर की वैल्यू निकालना। तो आर के अलावा सब कुछ पहले पुट कर दो। जो स्टेप बाय स्टेप बेटा चीजें सिखा रहा हूँ ना, इसी तरह अटेम्प्ट करनी है, आए बाएं शाये करने की जरूरत नहीं है। कोई यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है, कतई तौर पे इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। जिस तरह स्टेप वाइज परफॉर्म करवा रहा हूँ इसी तरह जो है वो परफॉर्म करना है। एन क्या है बेटा 12 है, तो हम क्या कहेंगे 12CR मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n-r है, यानी कि 2x होल थिंग रेज टू दी पावर 12 - r मल्टीप्लाई बाय बी की पावर r, यानी कि बेटा b क्या है दूसरी टर्म, और जो दूसरी टर्म होती है अपनी साइन समेत आती है, यानी कि -1/x² होल थिंग रेज टू दी पावर r। आपने पहले इसको इस फॉर्म में लिखा। इस फॉर्म में बेटा कोई इशू, जब आर अननोन है उसके अलावा सब कुछ पता है, एन पता है, ए पता है, बी पता है, तो हम इस तरह लिखेंगे। ये बात समझ आती है? बताइए।
उसके बाद मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा, आपने स्टेप बाय स्टेप मुझे हाँ या ना में जवाब देना है, ताकि बात आए समझ में कि स्टेप वाइज परफॉर्म किस तरह करेंगे और आर की वैल्यू अचीव किस तरह करनी है। अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, कि ये जो 12 CR है, इसमें कहीं एक्स दिख रहा है आपको? नहीं। तो इसको भूल जाएं पहले आप। आपने सिर्फ गौर करना है एक्स की पावर समथिंग इन टर्म्स ऑफ आर से। जैन कहते हैं कि सर सॉरी आई लॉस्ट फोकस, ये स्टेप रिपीट करवा दें प्लीज। ओके भाई, देखो जैन हो ये रहा है कि आपको एन पता है, ए पता है और बी पता है, आपको आर नहीं पता ना। और सवाल जिस फॉर्म में आपके पास है वो ये तो नहीं कह रहा कि 8th टर्म निकालो 11th टर्म निकालो, ऐसा तो नहीं कह रहा ना। ऐसा बोल रहा होता फिर तो कोई मसला ही नहीं था, टर्म R+1 से कंपेयर करके हम आर निकाल लेते। इस बात से एग्री करते हो? तो अभी तो आर यहाँ पे उस तरह नहीं आ सकता ना। अभी तो हमसे सवाल ये कह रहे हैं कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 1/x⁻15, यानी कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁻−15। एग्रीड और नॉट? तो हमारा मकसद क्या होगा? वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू सी x की पावर समथिंग इन टर्म्स ऑफ r, यानी कि x की पावर समथिंग इन टर्म्स ऑफ r होगी, r अभी अननोन है, उसको कंपेयर कर देंगे विद x⁻−15। अब वो निकालने के लिए बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मुझे n पता है, a पता है, b पता है, r नहीं पता। r अगर अननोन हो तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि स्पेसिफिक टर्म निकाली जाएगी 12 CR मल्टीप्लाई बाय 2x होल थिंग रेस टू द पावर 12 माइनस आर मल्टीप्लाई बाय -1/x² होल थिंग रेस टू द पावर आर। इस बात से एग्री करते हो भाई? बताओ जैन, लिख के बता दो या फिर जस्ट थम्स अप कर दो। ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि इस 12 CR में कहीं एक्स है? एक्स है यहाँ पे? नहीं है। हमारा क्या गर्ज है? हमारा गर्ज है एक्स की पावर समथिंग इन टर्म्स ऑफ आर से। अब ये जो 2x होल थिंग रेस टू दी पावर 12 माइनस आर है, अब आपको पता है कि यार 2 की पावर भी क्या है 12 माइनस आर, और x की पावर भी क्या है 12 माइनस आर। तो जो 2 की पावर 12 माइनस आर है उसमें कहीं x है? सिर्फ क्या है बेटा? x की पावर 12 माइनस आर। अभी से पहली टर्म की बात कर रहा हूँ। तो अभी हमारा गर्ज किस चीज से है? x की पावर 12 माइनस आर से। लेकिन साथ ही साथ आप ये देखो कि ये एक दूसरी टर्म से भी मल्टीप्लाई हो रही है, और उस दूसरी टर्म में क्या है? बेसिकली एक फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में x² है, यानी कि ये एक दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि एक फ्रैक्शन है। उसमें न्यूमरेटर में हमारे पास -1 होल थिंग रेस टू द पावर आर है, उसके न्यूमरेटर में हमारे पास -1 होल थिंग रेस टू द पावर आर है। अब -1 होल थिंग रेस टू द पावर आर में कहीं एक्स है? नहीं है। नीचे सिर्फ हमारे पास x² की पावर आर है। तो चूंकि ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई होके आपको एक फ्रैक्शन दे रही हैं, तो इसको मैं करा दूंगा डिवाइड विद x की पावर 2r। सिर्फ उन टर्म्स को देखो जहां पे x की पावर समथिंग इन टर्म्स ऑफ r आ सकती है, उसके अलावा सब टर्म्स को भूल जाओ। अब चूंकि ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होके आपको एक फ्रैक्शन देंगी, और उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में आपके पास क्या आएगा? x की पावर 12 माइनस आर, और उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में x की पावर 2r आएगा। इस बात से बेटा इत्तेफाक करते हो? बताओ। ये स्टेप अगर समझ नहीं आया मैं फिर समझाता हूँ, लिख के बताएं। क्लियर है? ठीक है। अब इंडाइसिस का बेटा लॉ देखो, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूं? x की पावर 12 माइनस आर -2r, यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई x की पावर समथिंग इन टर्म्स ऑफ r जो है वो x की पावर 12 -3r है। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? बताइए। तो कंपैरिजन किसी से करना है? x की पावर -15 से, बिकॉज वी नीड टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 1/x की पावर 15। तो बेटा इसका कंपैरिजन कर देंगे विद x की पावर -15। तो हमारी आंखें बता रही हैं कि भाई 12 -3r जो है बेटा ये -15 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और r भी बेटा, r भी हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, जिस तरह हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि r कभी माइनस में भी नहीं आएगा और वो फ्रैक्शन में भी नहीं आएगा। जिस तरह n जो पावर ऑफ द बायनॉमियल एक्सपेंशन है वो कभी p1 में कभी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आ सकती, और एक ऐसा इंटीजर नहीं हो सकता जो कि माइनस में हो, यानी कि n विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव इंटीजर इन p1 बायनॉमियल एक्सपेंशन।
इसके अलावा जो केसेस हैं n के बेटा वो P3 में जाके आएंगे। ये बात हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस की थी। तो 12 माइनस 3r विल बी इक्वेटेड विद -15, तो जाके आप कह सकते हो कि 12 प्लस 15 इज इक्वल टू 3r, यानी कि 27 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू r, यानी कि r की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 9 आ रही है। ये स्टेप था परफॉर्म करने का इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r ओवर हेयर। बेटा ये बात समझ आती है कि नहीं, बताइए जरा, हाँ या ना में जल्दी से, हरी अप हरी अप हरी अप, वक्त का में मुकाबला बहुत सख्त है भाई। कोई स्टेप रिपीट करना है यहाँ तक तो बताओ। r आ गया 9, अब मैं क्या करूंगा, स्पेसिफिक टर्म के फॉर्मूले में पुट कर दूंगा और मैं टर्म इन 1/x⁻15 निकालूंगा, सो डैट आई कैन आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट ऑफ 1/x⁻15। ठीक है बेटा, तो r की जगह पुट कर देंगे 9, तो ये क्या हो जाएगा, 12c9 मल्टीप्लाई बाय 2x होल थिंग रेज टू द पावर 12 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय -1/x² होल थिंग रेज टू द पावर 9। बेटा अगर कोई स्टेप रिपीट करवाना है बता सकते हैं, मैं ये फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा कि r की वैल्यू 9 किस तरह आई। तो बेटा लिखें इन योर कैलकुलेटर 12c9, ये हो गया 220। उसके बाद फिर आप देखें 12 माइनस 9 क्या होता है, 3 होता है, यानी कि 2x होल क्यूब से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 क्यूब बेटा 8 हो जाएगा, तो ये 8x⁻³ मल्टीप्लाई बाय व्हाट, -1/x² होल थिंग रेज टू द पावर 9, यानी कि -1 डिवाइडेड बाय x⁻18। तो फाइनली हम कह सकते हैं बेटा कि 220 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय -1, यानी कि 220 मल्टीप्लाई बाय -8 करें तो बेटा ये -1760 हो जाएगा। -1760 x³ डिवाइडेड बाय x⁻18, तो इंडाइसिस के लॉ के हिसाब से बेटा ये क्या हो गया, -1760 डिवाइडेड बाय x⁻15, यानी कि 1/x⁻15 से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -1760। तो हम कहेंगे द कोफिशिएंट therefore the coefficient of 1/x⁻15 is -1760। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बात समझ आती है बेटा? कोई स्टेप रिपीट करना है तो प्लीज काइंडली बताओ। बेटा अगर यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगी ना तो पास पेपर के हैंडआउट में बेटा बहुत कंफ्यूजन रहेगी, पता है। तो बेहतर है कोई स्टेप रिपीट करवाना है तो आप फौरन फौरन बता सकते हो। क्लियर हो रहा है बेटा? बताइए जरा जल्दी। ठीक है, A2 की क्लास स्टार्ट करने लगा हूँ थोड़ी देर में, नमाज के बाद। अल्लाह हाफिज।